अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। यूक्रेन की वॉर की इस वक्त क्या सिचुएशन है? जब से इसराइल और गाज़ा के बीच की वॉर शुरू हुई है 2 हफ्ते पहले, तब से यूक्रेन की तरफ से ऐसा लगता है कि तमाम मीडिया का जो है अटेंशन वो बिल्कुल डाइवर्ट हो गई है, ज़ीरो हो गई है। और ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे यूक्रेन की वॉर शायद सब्सिडाइज हो गई है या ख़त्म होने वाली है या उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रही। और इसी के साथ साथ नेटो की क्या रेलेवेंस है, नेटो का क्या किरदार है। और बहुत सारे एनालिस्ट वेस्टर्न भी जो है इस बात को एनालाइज कर रहे हैं कि नेटो की शायद रेलेवेंस जो है अब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो इस चीज़ का भी हम आज जायज़ा लेते हैं। पहले तो ये कि एक छोटा सा ओवरव्यू ये है कि इससे पहले जो वॉर्स नेटो ने यूएस के और उनकी वेस्टर्न एलाइज के साथ मिलकर के नेटो ने लड़ी हैं, उन सब में क्या नेटो को कोई मतलब खातिर ख्वाह कामयाबी मिली है? क्योंकि जो कवैत की वॉर थी, गल्फ वॉर जिसको आप कहते हैं, वो तब तो इन्होंने जीती थी और इन्होंने बहुत भरपूर तरीके से उस वक्त इराक की जो पावर है कवैत के खिलाफ उसको क्रश कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गई और यूएस जो है उसने समझा कि हम जो है वो हम लाइक यूनी पोलर और सुपर पावर बन गए हैं दुनिया के, और अब हम मतलब हमारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद जो है जब रशिया टूट गया, यूएसएसआर टूट गया, उसके बाद जो एडवेंचर्स नेटो ने किए हैं उनमें सबसे पहला तो अफगानिस्तान का है। और उसके बाद ये इराक के अंदर उन्होंने वॉर की, फिर सीरिया के अंदर उन्होंने की, फिर इजिप्ट के अंदर की, और यमन में भी जो वॉर हुई तो वो भी आप ये समझ लो कि अरब स्प्रिंग का एक सिलसिला था। यानी कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद और यूएसएसआर के टुकड़े-टुकड़े होने के बाद चंद ही सालों के अंदर अरब स्प्रिंग का जो चीज़ सामने आई, उसमें पूरी जो मिडल ईस्ट और मीना जिसको कहते हैं ना, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट, ये पूरे जो खिता है इसके अंदर एक रेवोल्यूशनरी किस्म का और मतलब अपनी-अपनी गवर्नमेंट्स के खिलाफ उठ खड़े हुए लोग बज़ाहिर, और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट्स के अंदर जो है यूएस की और नेटो की मुदाखलत से उनकी गवर्नमेंट्स को टॉपल किया गया, जिसमें जैसे कि इराक के अंदर सदाम को पकड़ के मार दिया गया। इसी तरह लिबिया में भी जो अटैक हुआ, नेटो की बॉम्बिंग हुई, उसके बाद जो है रेबल्स की फोर्सेस को, जो प्रो यूएस रेबल फोर्सेस थे, उनको भेज करके गद्दाफी को पकड़ा गया और उसको ज़मीन पे सड़कों पे घसीटा गया, उसकी लाश को गालिबन, और बहुत बुरी तरह से उसको कुचला गया। तो ये सारा कुछ तो नेटो की कार्रवाइयाँ थी, क्योंकि इन सब जंगों में नेटो का एक बहुत भरपूर किरदार था। लेकिन आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में 20 साल रहने के बाद जो है इनको पसपाई उठानी पड़ी, आज से 1.5-2 साल पहले इनको अफ़गानिस्तान से हार के निकलना पड़ा। इराक की वॉर में से ये काफ़ी पहले निकल चुके हैं। सीरिया की वॉर में इनको नाकामी हुई, और लिबिया में भी इस वक़्त यूएस की कोई इंटरेस्ट जो या उनका कोई वजूद नहीं नज़र आ रहा। सो ये एक तरीके से जितनी भी वॉर्स नेटो ने मिडल ईस्ट में की हैं, और यहाँ तक करके अफ़गानिस्तान तक करके, और इवन ज़ाहिर है पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आया, क्योंकि वॉर ऑन टेरर के नाम से पाकिस्तान के अंदर बेशुमार इंटरफेरेंस हुई, और पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ भी मिलकर काफ़ी कुछ करना पड़ा। सो ये सब वॉर्स जो पूरे मुस्लिम बेल्ट के अंदर ये इन्होंने बर्पा करवाई, उन सब में इनको कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली है। तो फिर क्या सूरत हाल है, नेटो की क्या मतलब सिचुएशन है, इसको हम देखते हैं। कि पहले तो ये हम देख लें इस मैप के ज़रिए कि नेटो का जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1949 में हुई थी। उस वक़्त ये डार्क ग्रीन कलर में जो कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे नॉर्वे, आइसलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और ये बेल्जियम, और ये चंद ममालिक थे जो जिन्होंने यूएस के साथ मिलकर, और पुर्तगाल, इन्होंने मिल कर के ये नेटो की ऑर्गेनाइज़ेशन की बुनियाद डाली थी। लेकिन उस वक़्त से काफ़ी सालों तक जो है ये बिल्कुल डोरमेंट रही, यानी इन्होंने कुछ किया नहीं। ये एक आइडिया और एक ऑफिस के तौर पे मौजूद है, लेकिन इनका कोई किरदार ऐसा खास नहीं था। लेकिन 1952 में आप देख रहे हैं कि एक दो और कंट्रीज इसके अंदर शामिल हो गए, जैसे टर्की शामिल हो गया, और ये ग्रीस शामिल हो गया। उसके बाद जर्मनी थोड़ा लेट 1955 में इनके अंदर शामिल हो गया,
और उसके बाद ये आप देख रहे हो कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई 1980 1980s में, तो उस वक्त फिर ये वेस्ट जो ईस्ट जर्मनी है वो भी इसमें शामिल हो गया, पोलैंड और हंगरी वगैरह ये सब भी शामिल हो गए, और आखिर में 2004 आप देखें कितना लेट टाइम है। इस टाइम में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, बुल्गारिया और स्लोवाकिया ये सब, और स्लोवेनिया, ये लोग इसमें नेटो में शामिल हो गए। 1955 का मैं आपको बताऊं, 1955 में रशिया यानी उस वक्त यूएसएसआर था, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वॉर्सो पैक्ट के नाम से, और उसने कहा था कि वॉर्सो पैक्ट के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब रशिया और यूएसएसआर की लाइक प्रोटेक्शन में है, और हम मिलकर मुकाबला करेंगे। अगर कोई भी मुल्क जो है हमारे बीच में मुदाखलत करता है या हम भी अटैक करता है, तो हम मिलकर उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और हम अपने तमाम इन वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स को की प्रोटेक्शन करेंगे। यही आइडियोलॉजी जो है, इसको काउंटर करने के लिए नेटो ने ये आइडियोलॉजी डाली कि हम भी जो यूरोप के ममालिक हैं जो कि वेस्टर्न यूरोप और यूएस के साथ अलाइड हैं, उनकी की पूरी प्रोटेक्शन हम इकट्ठे करेंगे। यानी नेटो अगर अपने मेंबर की किसी भी मुल्क में लाइक हमला होता है तो हम सब मिलकर उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। यहाँ तक तो ये दोनों के डिफेंस पैक्ट जो हैं वो पैरेलल पे नज़र आ रहे थे कि रशिया ने अपने दोस्तों की हिफाजत करनी थी, और यूएस और यूके और फ्रांस इन लोगों ने अपने दोस्तों की हिफाजत करनी थी। लेकिन जैसे आपको पता है कि वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया जब यूएसएसआर टूट गया, और कोल्ड वॉर भी खत्म हो गई 1980s में। और उस वक्त जब वॉर्सो पैक्ट खत्म हुआ तो उस वक्त रशिया ने नेटो से ये कहा कि अब हम ये पैक्ट तोड़ रहे हैं तो तुम लोग को भी जो है जो है डिफेंस पैक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल तुम लोग फिर भी हमारे जितने भी ये फर्स्ट और इसके नेबर हैं जो कि पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया और बल्गारिया और यूक्रेन और बेलारूस, ये सब यूएसएसआर का हिस्सा थे, लेकिन बाद में टूटने के बाद ये सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए। मगर रशिया ने कहा कि तुम लोग इसके अंदर, इन इस बेल्ट के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करोगे। मगर यूएस की बेहस्त पर ये इनकी एक्सपेंशन होती रही। प्रेसिडेंट बुश ने स्पेशली 2008 में ये मतलब नेटो की कॉन्फ्रेंस में ये पुश किया इस बात को कि हमने यूक्रेन और जॉर्जिया को भी नेटो के अंदर लेकर आना है। तो इस सारी चीज को रशिया हमेशा कहता रहा कि आप हमारी रेड लाइंस को क्रॉस कर रहे हो। अब बात यह है कि नेटो का जो किरदार है वो एक डिफेंसिव किरदार था, यानी उनका बनाने का मकसद ये था कि यूएस और उसके जो वेस्टर्न एलाइज हैं इनमें से किसी के ऊपर भी अगर रशिया ने हमला कर दिया तो फिर हम मिलकर उसको डिफेंड करेंगे। लेकिन जब रशिया रहा ही नहीं, जब यूएसएसआर रहा ही नहीं, और जब रशिया का एक वीक पोजीशन पे आ गया जिसमें रशिया के अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं थी कि वो अपने अपने ही कंट्रीज को जोड़ के रखती, वो तो को जाके वो हमला करती इन लोगों के ऊपर। तो फिर नेटो का जो डिफेंस का जो ज़रूरत है वो तो खुद ब खुद ही कम हो गई, लेकिन उन्होंने इसको डिफेंस से चेंज करके आहिस्ता आहिस्ता ऑफेंस यानी एग्रेसिव पॉलिसी में लाते हुए, और वो पुराने जो रशिया के मेंबर्स हैं उनको भी इसमें लेकर आ गए। अब जब वो उन्होंने इस पूरी बेल्ट को नेटो के अंदर लेकर आ गए, तो उसी वक्त जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो पूरी बेल्ट इस वक्त रशिया के पड़ोस में पूरी लाइन बन गई है नेटो की, और नेटो के मेंबर्स बनते साथ ही इन मुल्कों के अंदर यूएस जो है अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स, अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स ला के खड़े कर देता था। और जब वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स यहाँ पे ला के खड़े करता था तो रशिया उस वक्त वल्नरेबल फील करता था कि ये तो अब मेरे ऊपर ही हमला करने के लिए ये सारी तैयारी हो रही है। इसी वजह से रशिया ने अपने आप को दोबारा से स्ट्रेंथन करना शुरू किया, दोबारा से अपनी पॉलिटिकल जो है वो विल को बढ़ाया, और उसने कहा कि नहीं, ये हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब कुछ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसी का ये पीक पॉइंट था कि जब यूक्रेन को इन्होंने कहा कि तुम भी नेटो में शामिल हो जाओ, तुम भी यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाओ, तो रशिया ने कहा कि नहीं, अब टू मच हो गया। इसका मतलब है तुमने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल अगर यहाँ पे लाकर यूक्रेन में खड़े करने हैं तो फिर मॉस्को से तो डिस्टेंस जो है वो
300 या 400 किलोमीटर का रह गया और हम तो फिर बिल्कुल तुम्हारे निशाने पे आ जाएंगे, सो ये हम नहीं होने देंगे। तो इसलिए रशिया ने यूक्रेन के साथ वॉर शुरू कर दी। सो ये सिचुएशन है, और ये आप देख रहे हो कि 2004 और 2009 में आखिरी जो है इन्होंने एक्सपेंशंस की हैं नेटो ने, और अभी वो भी मजीद जो बच गए इनको भी वो करना चाह रहा है अपने अंदर नेटो शामिल। लेकिन दूसरी तरफ जैसे मैंने आपसे कहा कि जो इनकी परफॉर्मेंस है, जितनी भी अरब के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर इन्होंने वॉर शुरू की उन सब में इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो बल्कि नेगेटिव रही है। इस वजह से जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनके दिल जो हैं वो खट्टे हो गए हैं कि ये नेटो के कहने पर हम ये सब कुछ करते तो हैं, इन वॉर्स को शुरू करते हैं, लेकिन हमें कामयाबी तो किसी भी वॉर में नहीं हुई है। तो इस सारी सिचुएशन की वजह से बहुत सारे यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं जो कि अभी मेंबर्स हैं वो बड़े उनका जो दिल है वो उठ गया है एक तरह से नेटो के साथ, और अब वो नहीं शायद इस बात के लिए तैयार कि वो नेटो के किसी नए जो जंग है उसके अंदर वो शामिल हो। और आपको पता है नेटो का जो जो भी नया जंग है वो असल में यूएस ही शुरू करवाता है और इन सबको फिर मजबूरन उसमें आना पड़ता है। यूक्रेन में भी यही हुआ कि इन सबको हाँ में हाँ मिलानी पड़ी और उनको एड जेलेंस्की को भेजनी पड़ी। पोलैंड बहुत ही ज़्यादा लाइक इसमें पुरजोश था और पोलैंड ने बहुत बातें की कि हम इतनी एड देंगे यूक्रेन को, ये सामान देंगे। लेकिन अभी बिल्कुल हालिया में इसी महीने पोलैंड में एक इलेक्शन हुआ है जिसमें जो प्रो यूरोपियन पार्टी है वो हार गई है और प्रो रशियन पार्टी जो है वो जीत गई है, और उसके बाद से पोलैंड ने भी जो है वो बिल्कुल चुप साध ली है यूक्रेन वॉर के मामले में, और ऐसा नहीं लगता कि वो मजीद अपना रास्ते और अपनी जो है फैसिलिटीज जो है वो शेयर करना चाहेंगे यूक्रेन के साथ। सो ये एक आप समझ लो कि यूएस ने भी, बाइडेन ने भी कुछ ऐसे इशारे दिए हैं कि अब हम शायद डायरेक्टली यूक्रेन की मजीद मदद नहीं कर सकते। और नेटो ने और ईयू दोनों ने पिछले कुछ महीने पहले ये एक कॉन्फ्रेंस में ये भी कह दिया कि फौरी तौर पे हम यूक्रेन को ना नेटो में शामिल कर सकते हैं ना ही हम यूरोपियन यूनियन में शामिल कर सकते हैं। सो इससे इनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है कि कितने ये वीक हो गए इंटरनली। और एक और बात इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि जो टर्की जो कि इसका एक पुराना मेंबर है नेटो का, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो टोटली डिसजॉइंट है नेटो की फॉरेन पॉलिसी के साथ। अगर नेटो जो है सीरिया में वॉर करती है तो टर्की उसके अगेंस्ट सीरिया की हेल्प करता है, असाद की हेल्प करता है। अगर इराक में वो करते हैं चीज़, और नेटो जो है वो हमेशा कुर्दों का साथ देता है, तो टर्की जो है वो कुर्दों के खिलाफ जो है वो मुहाज खड़ा करता है। तो इस तरह से नेटो के अंदर भी एक बहुत बड़ा डिवाइड है कि इसका एक बहुत पुराना जो मेंबर है वो बिल्कुल भी उसकी पॉलिसीज़ के साथ अलाइन नहीं है। और आपको पता है स्वीडन काफ़ी महीनों से भरपूर कोशिश कर रहा है कि उसको नेटो में मेंबरशिप उसकी कंप्लीट हो जाए, लेकिन टर्की ने जो है वो मना कर रखा है। वो बोलता है कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे। इसके साथ इसके बारे में मैं ये न्यूज़ भी आपको शेयर करूँ। अक्टूबर 17 इसी हफ्ते डेट पुरानी खबर है कि टर्की ने एक नई शर्त लगा दी है यूएस के ऊपर कि तुम हमें F-16 जो है वो तैयारे जो है हमें बेचो, हम खरीदना चाहते हैं। और अगर तुम F-16 तैयारे हमें बेचोगे, और वो 20 बिलियन के F-16 तैयारे हैं जो कि वो टर्की उनसे खरीदना चाह रहा है, और बहुत सारी डजन्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन किट्स भी साथ में उनसे लेना चाह रहा है, तो फिर उसने टर्की ने ये बात की है कि हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम स्वीडन की जो मेंबरशिप है उसको रेटिफाई करें, और अगर यूएस को कोई जल्दी नहीं है हमें ये F-16 बेचने की, तो फिर हमें भी कोई जल्दी नहीं है। तो टर्की ने कहा टर्की इज इन नो रश टू बैक स्वीडन नेटो बिड। ये एक खबर, ये आप समझे बिल्कुल लेटेस्ट है, यानी हफ्ता डेढ़ पुरानी। और इसी के साथ साथ एक और मैं आपको बताऊं कि हंगरी जो है वो विक्टर ओरबान उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उसने भी ये कह दिया है कि हंगरी इज इन नो रश टू रेटिफाई स्वीडन्स नेटो बिड। यानी आप समझ लो कि हंगरी की जो फॉरेन पॉलिसी है एक तरीके से वो टर्की के साथ अलाइन हो रही है, और हंगरी
कि जो विक्टर ऑर्बान है उन्होंने हालिया इंटरव्यूज़ में इस तरह की बातें की हैं कि नेटो जो है वो हमारे साथ सौतेलों वाला सलूक करता है और हमें भी नेटो की जो पॉलिसीज़ हैं और उनकी वॉर्स हैं, स्पेशली जो उन्होंने यूक्रेन में वॉर की है उसके साथ हम अलाइड नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं और हम अपनी ज़मीन को नहीं यूज़ होने देंगे यूक्रेन के खिलाफ। हम हमारी मतलब यूक्रेन के साथ अंडरस्टैंडिंग है हमारी, हम उनको सदियों से हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं, तो हम इस वॉर में शामिल नहीं होना चाहते। सो अंदर ही अंदर आप समझ लो कि यूक्रेन नेटो के अंदर इस किस्म की डिवाइड्स पैदा हो गई हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक और मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ जिससे थोड़ा-सा पता चलता है कि जो यूरोप है उसकी सोशियो पॉलिटिकल या रिलीजियस सिचुएशन क्या है। ये जो सारे कंट्रीज़ आपको ब्लू कलर में दिखा दे रहे हैं, बेलारूस हो गया और यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये सब कंट्रीज़ जो हैं ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और रशिया भी एक बहुत बड़ा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का वाला मुल्क है और इसीलिए शुरू से ही जो है रशिया ने हमेशा ये कहा है कि वो ऑर्थोडॉक्स चर्च का गार्डियन है, प्रोटेक्टर है और इसी ज़ूम के ऊपर जो है वो ये हमेशा कहता है कि ये जो ईस्टर्न बेल्ट के सारे कंट्रीज़ हैं इनका प्रोटेक्टर मैं हूँ और इसीलिए ये सारे कंट्रीज़ जो हैं ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा भी रहे हैं और इंडिपेंडेंट होने के बाद भी इनके साथ इनका एक यानी एक रिलीजियस कनेक्शन इनके चर्चेस के साथ एक रिश्ता और एक ताल्लुकात हैं। और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का आपको पता है कि वो एक पुराने सोच वाली क्रिश्चियनिटी है जिसमें चर्च की और वो सैंक्टिटी और वो यानी वो नए वाले प्रोटेस्टेंट जो आपको ये इधर दिखाई दे रहे हैं यूके जर्मनी और ये जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं इन्होंने तो बहुत मॉडर्न कर लिया अपने रिलीजन को, इतना मॉडर्न कर लिया कि रिलीजन को उन्होंने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया। तो उस तरह की सिचुएशन इन लोगों के अंदर नहीं है और ये रोमन कैथोलिक जो इधर नीचे के कंट्रीज हैं ये भी थोड़े से इनके अंदर भी रिलीजियस एस्पेक्ट्स अभी मौजूद हैं, यानी ये अपनी रिलीजियस चीज़ों को चर्च को और इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये लेकिन ये जो कंट्रीज हैं जो प्रोटेस्टेंट्स हैं इन्होंने तो बिल्कुल ही रिलीजन को चेंज करके रख दिया और बहुत ही मॉडर्न तरीके से मतलब ऑलमोस्ट वो नॉन रिलीजियस हो गई इनकी जो कौमें हैं। तो इस लिहाज से भी ये जो कंट्रीज़ हैं ये रशिया के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं और इसीलिए बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवो का तो अभी तक जो है वो नेटो में वो शामिल भी नहीं हुई हैं। लेकिन ये जो बाकी भी शामिल हुई हैं, इन सब के भी ये इश्यू सामने है कि ये क्या इनको कोई फ़ायदा होगा नेटो में आने से या फिर ये सिर्फ़ एक वॉर ज़ोन बन गई हैं। You understand this is very important point that because of becoming members of the NATO तो ये एक वॉर जोन के अंदर आ गई है क्योंकि जो भी जंग होगी रशिया और वेस्ट के दरमियान उसमें यही कंट्रीज जो हैं वो बैटल ग्राउंड्स बनेंगी, जैसे कि यूक्रेन इस वक्त बैटल ग्राउंड बना हुआ है तो जर्मनी और फ्रांस और यूके और ये जो नॉर्वे ये तो दूर रह जाएंगे और ये तो पीछे से कहेंगे ठीक है हम जहाज भेज रहे हैं, ठीक है हम तुम्हें वॉरहेड्स भेज रहे हैं, ठीक है हम तुम्हें गाड़ियां भेज देते हैं, लेकिन असल में तबाह जो होंगे कंट्रीज वो तो इस जोन वाले कंट्रीज होंगे और ये बात शुरू से ही इन लोगों को पता थी और बहुत सारे लोग इन्हीं मुल्कों में कहते थे कि हम बहुत गलत कर रहे हैं नेटो के अंदर शामिल होकर और नेटो को इस बात की इजाज़त देके कि तुम अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारे इधर बॉर्डर्स पे लगाओ रशिया के खिलाफ और रशिया जब भी गुस्से में आएगा तो पहले इन्हीं मिसाइल्स को ख़त्म करने की कोशिश करेगा और इन्हीं कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करेगा। सो दिस इज़ द सिचुएशन, इस किस्म की सिचुएशन पे ये चल रहा है और मैं आपको बताऊं कि जो यूएस है वो और इवन यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो इस वक्त बहुत शदीद इकोनॉमिक अपहीवल का शिकार हैं और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के इनके ऊपर बजट डेबिट्स हैं, यानी कर्ज मकरूज हैं ये और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इवन वर्ल्ड बैंक और इनके अपने बैंक्स ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि हम मज़ीद जो है अपनी डॉलर्स प्रिंट करके अपने आप को मज़ीद कर्जे नहीं दे सकते हैं क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो डेब्ट है वो तो कभी भी ये पूरा नहीं कर सकते और ये लोग इसी उसमें चक्कर में होते हैं कि किसी ना किसी नए मुल्क में जंग शुरू कर दो ताकि हम मज़ीद अपने आप को ट्रिलियंस
बिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट करके अपने आप को ही दें और खुद ही हम वो बनाएं, मतलब ये वेपन्स बनाएं और खुद ही हम दुनिया को तबाही का शिकार करें, और दुनिया के जो लोग हैं वो डॉलर डोमिनेंस से निकलने के बारे में सोचें ही ना, क्योंकि हर एक इतना डिस्टेबल हो। लेकिन बात यह है कि चाइना और रशिया ने इस वक्त भी तहिया कर लिया है कि वो डट के मुकाबला करेंगे। रशिया के पास शायद इतने डॉलर्स तो नहीं होंगे, लेकिन रशिया के पास चीप ऑयल है, रशिया के पास चीप जो गैस है, और रशिया के पास फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब वो भी दुनिया का एक बहुत बड़ा ब्रेड बास्केट है। और इस तरह से रशिया के पास मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है, उनके पास इतने लोग हैं, मैन पावर इतनी है कि वो लाखों नहीं बल्कि दसियों लाख जो हैं वो लोगों को अपनी फ़ौज में भर्ती कर सकते हैं फौरी तौर पे। सो ये सोचना कि यूएस जो है वो बहुत मतलब स्ट्रांग है और रशिया वीक है, ये साबित हो गया यूक्रेन की वॉर में कि यूएस और उनके तमाम नेटो के एलाइज फ्रांस, जर्मनी, और ये यूके मिल करके भी यूक्रेन को इतना सहारा नहीं दे सके कि वो रशिया की मिलिट्री माइट का मुकाबला कर सकते हैं। और अभी रशिया की तो आप ये समझे कि अभी तक कुछ हिला भी नहीं है, बिकॉज ये जो है अगर चाहें तो इतनी बॉम्बिंग कर सकते हैं कि यूक्रेन एक दिन में ख़त्म हो जाए, मगर रशिया थोड़ा सा रिस्ट्रेन से काम लेता है, बिकॉज वो ये चाहता है कि यूक्रेन दोबारा से उनके साथ दोस्ती में आ जाए, और जेलेंस्की की जैसी प्राइम मिनिस्टरशिप ख़त्म हो तो ऐसा प्रो रशियन गवर्नमेंट शायद आ जाए कि फिर दोबारा से उनके पुराने जो ताल्लुकात मुरासिम थे यूक्रेन के साथ वैसे ही आ जाएं। तो इससे सारी चीज़ से पता चलता है कि नेटो की जो रेलेवेंस है वो कितनी कम हो रही है। और बहुत सारे एनालिस्ट वेस्टर्न ममालिक के वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की वॉर ख़त्म होते साथ ही नेटो से की जो है ना वो टूट जाएगी, शायद वो उसकी रेलेवेंस क्योंकि इतनी नेगेटिव हो गई है कि जो कंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल इस बात में तैयार नहीं है कि वो मज़ीद नेटो का हिस्सा बने, बिकॉज़ नेटो सिर्फ उनको उनका डिफेंस नहीं करता, बल्कि नेटो जो है उनको नई नई वॉर्स में धकेलता है, और उनको पता चल गया है कि अब रशिया से और चाइना से एक नई वॉर और नया पंगा लेकर के जो है वो सरवाइव शायद नहीं कर सकेंगे। तो लेट्स सी आगे चल के आने वाले सालों में इसका हमें ज़्यादा क्लियर अंदाज़ा होगा। थैंक यू।